नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। राहुल गांधी एक दिन के पटना दौरे पर हैं और राहुल गांधी का पटना पहुंचना और बिहार की सियासत में खलबली मचा देना, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूं तो राहुल गांधी पहुंचे थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया और वो तमाम जरूरी मुद्दे उठाए जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर हैं, एक विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अब तक शायद वो सदाकत भवन जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो कार्यकर्ताओं से वहाँ मुलाकात करेंगे और उसके साथ-साथ उनके अंदर आने वाले इलेक्शन को लेकर जान फूँकने की पूरी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव तो दिल्ली में है, लेकिन पटना तक आप ये देखिए सियासी संग्राम मचा हुआ है। वहीं जो ये खबरें लगातार फैलाई जा रही थी कि देखिए इंडिया गठबंधन में फूट है और लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे दिया जाए। लेकिन आज ये देखिए कि जिस मौर्या होटल में आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक वहां पर चल रही थी और राहुल गांधी जैसे ही वहां पर पहुंचे तो राहुल गांधी से को सबसे पहले रिसीव करने के लिए अगर कोई वहां पर पहुंचा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा अगर कोई था तो वो तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव वहां कांग्रेस के नेताओं से पहले वहां पर मौजूद थे और उन्होंने राहुल गांधी से अपनी बैठक को बीच में छोड़कर उनसे मुलाकात की। और वहीं मीसा भारती ने साफ तौर पर बता दिया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की भी मुलाकात होनी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात से गहमा गहमी पूरे बिहार की सियासत में हो गई है। आपको पहले से ही पता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह के तेवर इख्तियार किए हुए हैं, उससे पहले ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए में पूरी तरीके से टूट नजर आ रही है बिहार में, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो जिसको महागठबंधन वहां कहा जाता है, वो पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये पहला बिहार दौरा और उस बिहार दौरे में उन्होंने वहां पर बात की संविधान को बचाने की, सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की और इसके साथ साथ जातिगत जनगणना की, जिसकी बात वो लगातार करते रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान का जिक्र किया जहां उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस वह तब दरअसल असली आजादी हिंदुस्तान को मिली, उसका जिक्र उन्होंने किया और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत सबको आड़े हाथों लिया और दुखती रग पर हाथ रखा, जिस पर लगातार राहुल गांधी वार कर रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और ऐसे में अब नीतीश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और कुछ हद तक माइनॉरिटी माने जाते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के मुद्दे पर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर घेरा है और मोहन भागवत ने जिस तरह का बयान दिया, उससे पहले अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से ये फंस गए हैं कि जब आने वाले चुनाव में वो जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि जो बिहार की जो धरती है वो क्रांतिकारी धरती मानी जाती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की लड़ाई उस धरती से लड़ी गई है और समाजवाद का चेहरा नीतीश कुमार अपने आप को मानते हैं और ऐसे में अगर वो उनके लिए मुश्किल है, राहुल गांधी वहां जाकर और पैदा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जो बार-बार बात कही जाती है कि इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, तो दरअसल वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लगातार एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, वो भी अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं। जीतन राम मांझी ने तो ये कह दिया है कि 40 सीटें उनके कार्यकर्ता मांग रहे हैं। अगर 40 नहीं तो कम से कम 20 सीटें ही उनको मिले। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि लगातार जिस तरह की बयानबाजी दूसरे दल भी वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बीपीएससी के मुद्दे पर जिस तरह से प्रशांत किशोर का साथ दिया है, उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं हमला किया है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि नीतीश कुमार अलग थलग तो पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए, पहले ही उसे नीतीश कुमार को तो ये साफ पता ही है कि अगर मान लीजिए कि एनडीए की अगर सरकार बनी भी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नीतीश कुमार के लिए, जितने साल से वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या नीतीश कुमार दूसरी राह तैयार कर सकते हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात पटना में, राहुल गांधी का ये दौरा, एक दिन का दौरा, ये बिहार की सियासत में घमासान मचाने के लिए काफी है, क्योंकि राहुल गांधी उसी पिच पर जाकर खेल रहे हैं जिस पर जाकर नीतीश कुमार जिसकी सियासत करते हैं। और आप ये जिस सम्मेलन में राहुल गांधी ने शिरकत की, वहां की भीड़ से आप ये अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो लगातार किस हद तक बढ़ रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी की छोटी सी बाइट, जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा हमला किया है जो उनको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तो आपने सुना, राहुल गांधी को बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया है कि माथे पर लगा के उसको फेंक देना चाहते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता ने बता दिया कि अगर आप इसको उठा के फेंकेंगे तो हम आपको उठाकर फेंक देंगे। तो आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत, सब पर जिस तरह से तल्ख तरीके से हमला राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई भी अपने लफ्जों को वो चबाते नहीं है, बिल्कुल सीधे तौर पर वो हमला करते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है जब कांग्रेस के नए दफ्तर दिल्ली में उसका उद्घाटन हुआ था, तब भी राहुल गांधी ने किस तरह से मोहन भागवत और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी, क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान आया था वो जाहिर सी बात है बेहद आपत्तिजनक बयान था। वो उन तमाम जो हमारे शहीद हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, उन सब का अपमान था, और किसी और देश में होते तो शायद कुछ और अब तक उनके साथ हो जाता, लेकिन यहाँ पर उनकी सरकार है तो जाहिर सी बात है इसको समझा जा सकता है। लेकिन लगातार 240 पर सिमटी जब बीजेपी, क्योंकि राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का जो पूरा मामला उठाया, 400 पार की बात जो करते थे वो 240 पर सिमट गए। जाहिर सी बात है ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि अगर वो इधर जाते हैं, यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके साथ वो अगर खड़े हुए नजर आते हैं, तो पहली बात ये कि राहुल गांधी की के साथ वो खड़े कैसे नजर आए, लेकिन वो अपने उन आरएसएस के उन सब के विचारों से अलग नजर आएंगे। और इधर खड़े नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, तो वो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वो तो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा, फिलहाल ऐसा लगता है। तो ये तमाम चीजें आप ये देखिए, और राहुल गांधी के वहां पहुंचने से बिहार की पूरी सियासत जो गरमाई हुई है, आज इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं मेरे साथ। अनिल जी हैं मेरे साथ, जाने माना चेहरा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ केपी मलिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा है। केपी मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस्तकबाल कार्यक्रम में। अनिल जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी केपी मलिक जी आपसे, बिहार की सियासत में फिलहाल जो कुछ हो रहा है इसे किस तरह से देखते हैं, और राहुल के वहां पहुंचने से, तेजस्वी का उनको रिसीव करना और लालू प्रसाद यादव से उनकी किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है, मीसा भारती ने ये बताया, इसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरी तरफ एनडीए में जिस तरह का घमासान बिहार में मच रहा है, जिस तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है, उसको किस तरह से देखा जाए? जी, केपी मलिक जी की आवाज खोलिए। हेलो 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 हेलो।
जी जी, आपकी आवाज आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। तो इस चीज पर खास हम आपके चैनल पे भी बाकी चैनलों पे भी चर्चा पिछले दिनों से कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं न कहीं बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। गांधी बिहार आज पहुंचे हैं और वहां पे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी मीटिंग छोड़ के राहुल गांधी का इस्तेमाल करने के लिए आए, वो जता कहीं ना कहीं राहुल और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के बीच कहीं ना कहीं लगातार बातचीत जारी है और नीतीश कुमार इस बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो छोटे हैं, चाहे उसमें मांझी हो, चाहे उसमें पशुपतिनाथ पारस हो, ये सारे लोग भी धीरे धीरे करके लालू यादव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल रहेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही उसको तोड़ देगी या फिर उसका पारस जैसा हाल कर देगी। आज पारस किसी काम के नहीं रहे, वो अच्छे खासे अपनी पार्टी चला रहे थे, चिराग के साथ मिलके मंत्रालय में भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। तो ये हश्र सबका होने वाला है, इस चीज को नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कई जगह से फंसे हुए हैं। वो किस तरह से इस चीज से निकले, किस तरह से, वो उनको एक बड़ा बहाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए। इसीलिए अब उन्होंने दावा ठोक दिया कि हम 50% से कम सीटों पर नहीं मानेंगे, हम एलाइज को बहुत ज्यादा सीटें नहीं देंगे, अगर एलाइज को सीट देना चाहते हैं तो आप एनडीए के लोगों को दीजिए, हम नहीं देंगे। तो वो मुझे लगता है एक बहाना ढूंढ रहे हैं और ये बहाना ही उनकी टूट का एक कारण बनेगा इसमें, क्योंकि अभी टाइम है, अभी बहुत जल्दी नहीं है। हमें तो लगता था कि खरमास के बाद मकर संक्रांति के आसपास कुछ हो सकता है, क्योंकि हम अगर पुरानी घटनाओं को याद करें कि मकर संक्रांति पे ही यहाँ पे सियासी घमासान होता है, वो इस बार नहीं हुआ, तो हो सकता है थोड़ा देर उसमें हो जाए। और जिस तरह से एनडीए को सीटें बांटने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नजरिया आप देखिए कि दिल्ली में एक सीट जेडीयू को दी है और आप बात करते हैं कि पूरबिये और बिहारिये यहाँ पे इतने हैं कि हमें उनका सबका वोट चाहिए। तो आप एक एक सीट दोनों अपने एलाइज को देके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो लोग सपोर्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र चेहरा नीतीश कुमार के सामने आ गया है और जिस प्रकार तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे वो दूसरे तमाम मामले हो, और रही सही कसर, अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस प्रकार से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है, पहले भी आया था एक बयान और ये दूसरा भी आपत्तिजनक बयान है। तो इससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घिरे हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो खास वोटर है, वो खास वोटर को आप देखिए कि वो संविधान के इर्द गिर्द रहता है, वो अंबेडकर के इर्द गिर्द रहता है, तो उनको भी आपने कहीं ना कहीं नाराज किया हुआ है। और वो नाराजगी नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर वो नाराज रहते हैं तो उसका नुकसान नीतीश कुमार को भी होगा, क्योंकि वो अंबेडकर पे टिप्पणी करना अमित शाह का या संविधान की बात करना, इस तरह से कहीं ना कहीं उस चीज से वो हाथ है। और नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है जो इन चीजों से प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, निर्णय लेना उनकी मजबूरी बनेगी। दूसरा, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी अब थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ती हुई सोच रही है। वो भी सोच रही है कि जिस प्रकार से दिल्ली की बात करें, अलग राज्यों की बात करें, वो भी ये चाहती है कि हमें धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना है। तो जो बीच बीच में खबरें कई लोग चलाते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस अलग हो रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए उस रणनीति पे चल रही है। अब वो कहां तक चीजें होती हैं उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार, मुझे लगता है, बिहार में और करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। अनिल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी का वहां पहुंचना, तेजस्वी से मुलाकात, लालू यादव से भी मुलाकात वो करेंगे और लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का एक तरह से चेहरा माने जाते हैं, वो सांप्रदायिक जो पूरे सियासत है, उसको एक तरह से रोकने का एक वक्त में जो काम किया, उसका चेहरा लालू प्रसाद यादव माने जाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी उसी जमीन पर पहुंचकर उसी सामाजिक न्याय, उसी सामाजिक बराबरी की, जातिगत जनगणना की, संविधान को बचाने की, आरएसएस पर हमला, बीजेपी की विचारधारा पर हमला, वो सब कुछ वहां कर रहे हैं। इससे कितनी ताकत लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को मिलेगी और बिहार की सियासत को में इससे कितना उछाल देखने के लिए आपको मिलेगा और कांग्रेस को कितनी ताकत इससे मिलेगी? एक बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेट जो न्याय सम्मेलन जो हो रहा है पटना में, उसका सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस उसका ये है
कि बिहार में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी नीतीश कुमार ने, महादलित, महापिछड़े, अति पिछड़े और इन दोनों की मेनली, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अब धीरे-धीरे जब नीतीश कुमार की ताकत कम हो रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अब एक मतलब वो जो सामाजिक जो वोट बैंक है एक तरह से कहिए, या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहना चाहिए, वोट बैंक गलत शब्द है। तो वो जो है जी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना ज़रूरी है, हर एक पार्टी कोशिश कर रही है। बीजेपी की ये चक्कर में थी कि लंबे जो कि उसने किया काफ़ी कुछ यहाँ मतलब चूँकि कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, तो यूपी में ये काम नहीं हो पाया। वो जो और वहाँ कोई लीडरशिप भी नहीं थी अलग से। अलग-अलग कास्ट की जो अति पिछड़े थे, वो अलग-अलग कास्टों में बँटे हुए थे और उनकी एक लीडरशिप डेवलप हो गई। राजभर है, पटेल हैं, ये सब अलग-अलग लीडरशिप है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में नीतीश ने उसको एक इंटीग्रेटेड कंस्टिट्यूएंसी लगभग बनाया, जो अलग-अलग जाति का नेतृत्व नहीं है बल्कि एक कंस्टिट्यूएंसी बन गई। और उस कंस्टिट्यूएंसी पर बीजेपी का था अंदाजा और कोशिश थी कि वो कंस्टिट्यूएंसी समय खुद ब खुद वहां आ जाएगी उनके पास। लेकिन वहां 2 कंटेस्टेंट और थे जो कि यूपी में नहीं थे। वो कंटेस्टेंट वो लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स एक आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स थी, एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स थी और दूसरी लेफ्ट की। तो ये दोनों के लिए ओपन फील्ड है। ये प्रशांत किशोर को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो नीतीश कुमार की जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो जब वो बिखरने लगे तो उसके लिए कोई, अब बीजेपी चूंकि कर नहीं पा रही थी तो उसको उसने दिया सम्राट, ये सब जो चौधरी, ये सब इसी के लिए लाए गए कि किसी तरह उस उपेंद्र कुशवाहा, ताकि वो जो नॉन यादव नॉन मुस्लिम मतलब जो कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब जो आरजेडी की कंस्टिट्यूएंसी है, उसको किसी तरह अपने साथ कर ले। तो अब उसमें कांग्रेस एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में आ गई है। और कांग्रेस के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट था कि नॉर्थ इंडिया में किसी भी तरीके से वो सामाजिक न्याय की राजनीति में घुसे। बहुत लंबा समय लिया उसने इस डिसीजन को लेने में। जो राहुल गांधी ने एक झटके में डिसीजन लिया, उसको लेने में कम से कम पीछे अगर देखेंगे तो 30 साल से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद 30 साल का करीब करीब वक्त गंवाया, 30 से ज्यादा, मतलब 30, 34, 35 साल का वक्त कांग्रेस ने गंवाया अपने को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ने में। राहुल गांधी अब इसके एक चैंपियन के रूप में उभर चुके हैं। और ये जो जाति जनगणना है और जो उनके है भागीदारी का क्वेश्चन, सिर्फ जाति जनगणना नहीं, वो भागीदारी का क्वेश्चन, 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने का, तो ये जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं जो कि एजिटेट करती रही है, जो उनको पर मतलब जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए, जो जिसको आप ईबीसी या अति पिछड़ा बोलते हैं, उनके लिए उस कंस्टिट्यूएंसी में वो दाखिल हो गए। तो वो उसके लिए सबसे उर्वरा जमीन और उसके लिए जो सबसे जरूरी जगह थी बिहार, क्योंकि बिहार ही है जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स का गढ़ आप कह सकते हैं। अभी तक जो इतिहास है, जो कर्पूरी ठाकुर है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार निकले, ये सारा, और वैसे भी समाजवादियों का एक बड़ा गढ़ रहा है। तो ये आंदोलन के लिए सबसे जो मजबूत जमीन थी, यूपी में वो मुलायम सिंह वगैरह ने किया और उसमें कांशीराम और ये भी आए, मायावती आई, लेकिन उस तरह से जो बिहार में जिस तरह का ये है क्या कहते हैं इंटीग्रेशन है या उस जो है वो वहाँ वो पॉलिटिकल वो नहीं है। वहाँ अपॉर्चुनिज्म ज्यादा है। ये क्या कहते हैं कास्ट के लीडर्स अलग अलग हैं। तो वो यहाँ एक आइडियोलॉजिकल है जिसमें कि लेफ्ट को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। तो ये वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो उसी का रिफ्लेक्शन है। अब एक और चीज है कि कांग्रेस ने ये साफ भी कर दिया, जो आपने देखा होगा कि अभी जो उनकी जो हेडक्वार्टर की मीटिंग इंदिरा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया कांग्रेस ही अकेली पार्टी है। उन्होंने नाम नहीं लिया कि इंडिया गठबंधन के और दल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो लड़ सकती है बीजेपी को और उसको हराएगी। तो ये मतलब है कि कांग्रेस अब जो इंडिया गठबंधन में बीच में जो चला था, कांग्रेस ऐसे कांग्रेस वैसे, मायावती का या क्या कहते हैं सब अखिलेश यादव का, आरजेडी उस तरह कभी नहीं गई। लेकिन वो जो प्रेशर था, उस प्रेशर से राहुल गांधी ने अपने को मुक्त कर लिया है। अब वो क्लियर कट है कि हम कोई आए हमारे साथ या नहीं, 3 चीजों पर उनका एकदम क्लियर ये आ गया है, पोजीशन आ गई है।
वो है क्या कि जी। किसी भी तरीके से बीजेपी को डिफीट करना है, कोई समझौता नहीं। मतलब बाकी जो प्रशंसा भी कर दिया, कुछ समझौता। दूसरा है कि अडानी अंबानी को हम नहीं छोड़ेंगे, और तीसरा है जाति जनगणना, या जो जिसको आप सामाजिक न्याय। तो ये तीन आइडियोलॉजिकल प्लैंक, एंटी कॉर्पोरेट, एंटी कम्युनलिज्म, मतलब एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, आरएसएस। आरएसएस के बारे में आपको अंदाजा नहीं होगा कि आरजेडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरजेडी ऑलवेज आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ रही है। उसने अपनी ये पोजीशन कभी डाइल्यूट नहीं किया, कोई है उसमें हेजिटेशन, वैसिलेशन वो नहीं दिखाया। लेकिन बाकी पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ, जैसे अभी पवार ने, शरद पवार ने तारीफ कर दी उनकी, एक तरह से कि आरएसएस वालों ने मेहनत करके जिताया वगैरह टाइप का। वो गलती ये मतलब बाकी पार्टियां, ममता बनर्जी भी कई बार कर चुकी है ऐसा, एनडीए में वो तो रह चुकी है बकायदा। तो वो जो है ये क्लैरिटी जो है, कांग्रेस ने ये पक्का पोजीशन ले ली है कि इंडिया गठबंधन चलना है। ये तीन मुद्दे जो है कांग्रेस रखना है, या जिसको आना है आए नहीं आए। तो ये उसी का अगला चरण है कि आप बिहार में देख रहे हैं। बिहार में अभी ऐसा सिचुएशन है कि जो नीतीश की, जो बताया मैंने कि नीतीश की लीडरशिप कमजोर होने के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम, वो जो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें आ रही है। उस वैक्यूम को क्या भरने के लिए अनिल जी इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से, अभी तो उनका पहला दौरा है, अभी तो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन में तो अभी बहुत वक्त है, अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन एक जमीन तैयार करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिखती है। बिहार को उन्होंने चुना है। नीतीश के लिए कितनी मुश्किलें ये पैदा करेगा, और अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो ये तमाम चीजें, ये तमाम मजबूती कितनी आसानी पैदा करेगा? देखिए ये प्रेशर नीतीश पर इससे बढ़ेगा, मतलब उनको एनडीए से बाहर आने के लिए जो प्रेशर, क्योंकि अब ये प्रेशर एक सोशल प्रेशर है। तो सोशल प्रेशर, आप देखिए एक बात है कि कोई भी इक्वेशन, सोशल इक्वेशन, इकोनॉमिक इक्वेशन, या जिसको आप कहते हैं कि रियल पॉलिटिक, मतलब जो वास्तविक जो राजनीति के जो अपने मतलब इक्वेशंस है, वो कोई भी उनको इजाजत नहीं देता है कि वो एनडीए में रहे। वो जो है एनडीए में एक तरह से जिसको कहते हैं क्या कि अनवांटेड ये है, मतलब अवांछित है, वहां उनकी उपस्थिति अवांछित है, जिसको न उनको मतलब उनको कोई उससे फायदा हो रहा है, न कोई मतलब उनके लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन उनकी उपस्थिति बीजेपी के लिए अपरिहार्य है, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह से उनको वो टिकाए हुए है। अब आप समझ लीजिए क्या कि यहाँ ये नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी में वो जो दुर्गति पा रहे हैं उसके बाद भी बने हुए हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो इसलिए है कि वो जो है उनको कोई फायदा पहुंच रहा है। लेकिन वो उनके प्रेशर्स जो कि नॉन पॉलिटिकल प्रेशर्स है, जैसे कि उनके पार्टी के अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, या जो उनका जो अति पिछड़ों के साथ उन्होंने जो अपर कास्ट का अलायंस बनाया था, भूमिहार और ये सब, वो जो उनका लीडरशिप है उसके दबाव के कारण वो वहां मौजूद है। क्योंकि उन पर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन भी नहीं है करप्शन का, जो ईडी के दबाव में रहे। लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये भी एक काम कर रहा है, जो उनके लोग हैं वो ईडी के प्रेशर में जरूर होंगे, ईडी सीबीआई वगैरह। तो ये प्रेशर के वजह से अगर व्यक्तिगत पॉलिटिक्स उनकी देखी जाए नीतीश की, और अगर उनका क्या कहते हैं, उनके जो उनकी पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, जो कि मतलब आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जिसको आप कह सकते हैं, उसको, या जो जिस तत्व जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पॉलिटिक्स देखी जाए, मतलब अति पिछड़े, अति दलित, तो किसी हालत में उनको बीजेपी में रहने के लिए कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन वो है, मैं मानता हूं कि ये एक उनकी व्यक्तिगत कमजोरी भी है कि वो वहां टिके हुए हैं, और इस व्यक्तिगत जो सीमाएं हैं उसको वो पार कर पाएंगे कि नहीं, इसमें मुझको, बाकी लोग मानते हैं कि अब पलटी मारेंगे, तब पलटी मारेंगे, लेकिन मैं आपको लंबे समय आपके शो पे भी मैं कह चुका हूं कि ये हिम्मत जो है वो दिखाएंगे, इसमें मुझको डाउट है। मतलब कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कह सकता हूं कि वो हिम्मत वो दिखा नहीं रहे हैं, इसीलिए कि ये हिम्मत उनमें है नहीं। और अब प्रशांत किशोर का आने के बाद देखिए, राहुल गांधी का आना बहुत जरूरी था। अभी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं
प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में एक जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं युवाओं में, बेरोजगारों में। ये सब एक तरह का एक सूडो किस्म का, एक जो फर्जी किस्म का जो है एक पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी कोशिश से। तो वो जो है राहुल गांधी के आने से कॉन्क्रीट पॉलिटिकल, जो कि बिहार के लिए बहुत जरूरी भी है और बिहार में आसानी से उसका रिसेप्शन भी होता है। बिहार ही एक ऐसी जगह है जहां आप देखेंगे कि लेफ्ट पूरी जगह से, मतलब केरल छोड़ के लेफ्ट पूरी जगह से गायब हो गया, इवन बंगाल जैसी जगह से उठ गया है, लेकिन बिहार है जहां अभी भी लेफ्ट है। मतलब लेफ्ट का जो सबसे अल्ट्रा लेफ्ट है उसका वो मौजूद है। इसके अलावा ये लोग भी, जैसे सीपीआई आज भी रैली करेगी तो आपको उनको 2 लाख 4 लाख की भीड़ आती है। सीपीएम आज भी रैली करती है, पटना में करेगी तो उसको लगाया। तो एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लिए जगह जो है बिहार में ऑलवेज था, ऑलवेज रहेगा। एक पॉलिटिकल, बिहार बहुत गरीब जगह है, लेकिन जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक उसकी समाज और उसकी जो ये है, उसका मुकाबला हमको लगता है कि देश में कोई, मतलब जो सामान्य जनता है वो भी इतना पॉलिटिकली लिटरेट है, राजनीतिक रूप से इतना सजग और साक्षर है कि वो समझता है कि क्या पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए उसके लिए राहुल गांधी के लिए जरूरी था कि अगर कोई इंडिया नेशनल लेवल का कोई बड़ा इंटरवेंशन करते हैं तो उनको बिहार में अपने लिए जगह चाहिए ही। जी बिल्कुल। रहिएगा अनिल जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले केपी मलिक जी, अभी हम ये लगातार देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है अब ये देखना होगा कि आप बीपीएससी के छात्रों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि हमने देखा है कि वो जहां कहीं भी जाते हैं वो इस तरह का एक संवाद जरूर करते हैं। अब चूंकि वो पटना गए हैं तो क्या वो उन छात्रों से भी मुलाकात करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एम्स वो गए, एम्स जाकर वहां पर मरीजों से और परिजनों से मुलाकात की और एक तरह से एक टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी को दे दिया, और जो उनकी पूरी सियासत है उस पर एक और सवालिया निशान राहुल गांधी ने वहां एम्स में जाकर खड़ा किया। और अब जिस तरह से वो पटना में जाकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से ललकार रहे हैं, उसके लिए उससे वो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो चेहरा बचाते हुए घूम रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, अब उनके लिए वो चेहरा बचाना भी मुश्किल होगा। एंटी इनकम्बेंसी है ही, इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं। बीपीएससी के छात्र, महंगाई, बेरोजगारी जो केंद्र से है वो जाहिर सी बात है राज्य में है, हालांकि डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद भी जो कुछ हो रहा है, और तेजस्वी का जो युवा है उनके बीच में उनकी पॉपुलैरिटी होना, और नीतीश कुमार का आए दिन कोई ना कोई उल जलूल बयान दे देना। जैसे अभी इन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ दिया तो तेजस्वी ने हाथों हाथ लिया और कहा कि ये महिलाओं का अपमान है, आधी आबादी का अपमान है। मैंने ये भी देखा कि जब राहुल गांधी मौर्य होटल में एंटर हुए और तेजस्वी यादव जब उन्हें रिसीव करने के लिए गए तो एनडीटीवी का माइक था, और उन्होंने बिल्कुल जैसे होता है ना कि विचारधारा पर वो जो खड़े हैं तो उससे वो एक दाने के बराबर भी इधर से उधर नहीं होते, वो दिखता है। उन्होंने उस माइक को इस तरह से हटाया क्योंकि जाहिर सी बात है वो अडानी का चैनल है और पहले भी बाकायदा तौर पर नाम लेकर टारगेट वो कर चुके हैं, और आज भी मीडिया पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं। इस सब से बिहार की सियासत को में कितनी उथल पुथल और बीजेपी और आरएसएस के लिए कितनी मुश्किल राह कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, कई सारी अलग अलग चीजें हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी अभी वो राजनीति समझ गए हैं कि राजनीति कैसे होती है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे बीट किया जा सकता है, वो इन चीजों को समझ गए हैं और अब वो उस रास्ते पे चल निकले हैं। आज बिहार में 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उनको कोई समझने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको डाइवर्ट करने के लिए, जैसा कि अभी अनिल जी ने भी कहा था कि युवाओं को बहलाने फुसलाने के लिए पीके को भेजा गया है, वो एक कोशिश कर रहे हैं, अलग से एक पार्टी उनको बना के दे दी है और सबको पता है कि पैसा कहां से आ रहा है। ऐसे ही दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की थी वो शराबबंदी कागजों में हुई, धरातल पे नहीं हुई। जिस शराब की बोतल की कीमत 50 रुपए थी वो 500 रुपए की मिल रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो जिन महिलाओं को खुश करने के लिए शराबबंदी की गई थी वो उनकी सिरदर्दी बन गई है। तो ये बहुत नेगेटिव नीतीश कुमार के लिए जा रहा है। दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। दूसरी चीज आपको देखनी होगी कि जितना भी घमासान बिहार में चल रहा है, मैं सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को देख रहा हूं।
और दूसरी बात जो अनिल जी ने कही थी कि बिहार एक दूसरी पृष्ठभूमि का राज्य है जहां पर राजनीति अलग तरीके से होती है। तमाम स्टेट में आज की डेट में अगर हम देखें लेफ्ट की जितनी पार्टियां, चाहे वो सीपीआईएम हो चाहे कम्युनिस्ट हो, लगभग लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन बिहार में आज भी जिंदा है। आज भी उनकी विधायकों की अच्छी खासी संख्या है वहां पे, और कांग्रेस के भी विधायक हैं। कांग्रेस के भी 19-20 विधायक होना किसी स्टेट में छोटी बात नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के विधायक नहीं है। दिल्ली में जहां 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां पे एक भी विधायक नहीं है। तो बिहार में जताता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं करंट है और कांग्रेस उस पर काम कर रही है। तो मैं आने वाले चुनाव में ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस और आरजेडी मिलकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सहयोगी, चाहे वो मांझी हो चाहे वो पारस हो, वो मजबूरी में इनके साथ आएंगे और उनको वो साथ में लेके चलेंगे। कुछ सीटें उनको देके अगर गठबंधन चलते हैं तो भाजपा और नीतीश का सफाया में देख रहा हूं। नीतीश कुमार को लोग समझ चुके हैं कि इनके हाथ बंधे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मजबूर है। उनकी तमाम एंटी कॉम्बेंसी और वो एक बेचारगी की और बेचारे की स्थिति में आज बिहार में खड़े हुए हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से एक राज्य से लेकर केंद्र में भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे वो देश का कोई कोना हो, चाहे आरएसएस का मुकाबला करने की बात हो, राहुल गांधी में एक बेखौफी नजर आती है कि वो बेखौफ होकर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का मुकाबला करने के सामने खड़े होते हैं। वही दूसरी पार्टी के जो प्रमुख है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो दूसरे लोग हो। उनके दबाव में आने के तमाम कारण हैं। चाहे उनको स्टेट चलाने की बात हो, चाहे अपना अस्तित्व बचाने की बात हो, चाहे पार्टी बचाने की बात हो, चाहे अपना बिजनेस बचाने की बात हो, चाहे जेल जाने का डर हो, तमाम कारण हो सकते हैं। और इन सभी कारणों से ऊपर उठ चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पे इन्होंने सारे हथियार आजमा के देख लिए, उनको जेल भेजने की कोशिश की है, उनको उनकी सदस्यता चली गई है, उनको सब तरफ से घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन वो कहीं घिरे नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जितना आप इनके ऊपर इस तरह का वार करोगे, उससे ये स्ट्रॉन्ग होके ही उभरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी थक चुकी है इनका मुकाबला करने में, और उसने, मुझे लगता है कि बिहार जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी सरेंडर करती हुई दिख रही है। भले ही वो पर्दे के पीछे श्याम दाम दंड भेद करें, वो चिराग पासवान के जो पार्टी के एक सहयोगी हैं उनके यहाँ छापे मारे, चाहे ईडी के छापे मारे, चाहे इनकम टैक्स के छापे मारे, वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बंद नहीं होगी। उनकी कोशिश आखिर तक रहती है, लेकिन वो मुझे बैकफुट पे दिखाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होने जा रहा है, क्योंकि युवाओं में भी अगर आप देखेंगे कि युवाओं में जिस प्रकार से थोड़े दिन के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे और उन्होंने जितनी वो नौकरी दे सकते थे नौकरी युवाओं में दी, और उसका एक अच्छा परसेप्शन बिहार में बना। हालांकि उन्होंने, दूसरे लोगों ने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की उनके पुराने करप्शन के मुद्दे उठाने में, उनमें निकला कुछ नहीं। लालू यादव को जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे जेल में भेजा, वो कितना बड़ा मुद्दा था, उससे बड़े बड़े मुद्दे तो यहाँ दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, उनका तो किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो आप उन्हीं को भुनाते रहे, उन्हीं के पीछे चलते रहे, आज वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में आप देखेंगे, मैं बहुत एडवांस में आपको बता दे रहा हूं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आरजेडी नजर आ रही है। और जिस तरह से लालू यादव दही चूड़ा खाने पारस के घर पे पहुंचे, वो बहुत बड़ा संदेश है। और खबरें तो ये भी हैं कि मांझी और पारस तो लगभग उनके साथ आ चुके हैं, अब बाकी और लोग भी उनके साथ आएंगे, उसमें कोई देर नहीं है। और ये लोग, इन लोगों का ग्राउंड पे असर है, भले ही कम हो, इनका ग्राउंड पे असर है, उसका फायदा कांग्रेस और आरजेडी को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जी जी। क्या आपको भी लगता है अनिल सिन्हा जी कि अगर नीतीश नहीं तो जो छोटे-छोटे दल हैं वो इधर आ सकते हैं अगर उनकी मनमर्जी की सीटें उनको नहीं दी जा रही? देखिए जैसे जीतन राम मांझी 40 की बात कर रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 40 सीट लेकिन 20 तो मिल ही जाएंगी। तो आप ये सोचिए कि अगर इतनी सीटें एक छोटा-सा दल अगर मांग रहा है तो फिर नीतीश को कितनी मिलेंगी? फिर जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान हैं
फिर उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे दल। तो ऐसे में तो फिर बीजेपी चाहती है कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और इसी की पूरी रस्साकशी है। इस सब में आप महागठबंधन को कहां खड़ा देखते हैं? पिछली बार की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन था आरजेडी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वो उभरी थी। और अगर शायद ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उधर होती तो वो सरकार बना लेते, लेकिन आपको पता ही किस तरह से जोड़ तोड़ से सरकार बनाई जाती है। 17 महीने की सरकार भी चली जेडीयू की और आरजेडी की मिलकर, और फिर उसके बाद फिर से उन्होंने पलटी मार ली। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन जो है, इसको आप फिलहाल कहां खड़ा देखते हैं? और अगर इसी तरीके से राहुल तेजस्वी की जोड़ी जमीन पर मजबूती से, लोकसभा की तरह नहीं लेकिन मजबूती से सभाएं और ये सब करते हैं, तो कितना मजबूत आप उसको मानते हैं और कितना प्रभाव उसका मानते हैं? है उनका प्रॉब्लम ये है कि अब इस कोई उनकी लोकप्रियता भी नहीं रही, और जिस तरह से बीजेपी के साथ वो चल रहे हैं, मतलब जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो पब्लिक जो अपीयरेंस है, वो हमको नहीं लगता कि किसी तरह से पब्लिक में कोई किसी तरह का उत्साह पैदा करने वाली है। वो अब उसमें आप देखिए क्या है कि पैर छूते नजर आते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम इधर सुधर नहीं जाएंगे। तो एज ए लीडर, एक नीतीश कुमार की जो एक छवि थी कि एक फर्म लीडर, एक लीडर जो क्या कहते हैं, जो इनकरप्टिबल है, जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, और जो जो अपने तरीके से अपना डिसीजन ले रहा है, वो बीजेपी की भी नहीं सुनता है। ऐसी एक जो इमेज थी, वो एक समझे कि जो सुशासन बाबू करके उन्होंने अपना प्रचारित भी कराया था। तो वो जो था गवर्नेंस का पर्सनल एक जो है सो क्या कहते हैं जुबान, मतलब वो अच्छी जुबान बोलने का, कभी गाली गलौज नहीं करते थे, ये सारी इमेज उन्होंने पिछले दिनों खत्म कर ली है। तो एज ए लीडर उन्होंने बहुत लूज किया है, बहुत बिग लॉस उनको हुआ है इन सब वजहों से। अब वो जो है, यहाँ जो है, जब जीतन राम मांझी और पशुपति पारस का तो जाने दीजिए, वो तो जाएंगे ही साथ में। अगर मान लिया कि इवन चिराग पासवान को कुछ सोचना है कि कौन से लीडर के तरफ अपना टाइम, मतलब जिसमें किया जाए, तो निश्चित तौर पर लीडरशिप का जहां तक सवाल है, तो तेजस्वी ने जो है अपनी कंसिस्टेंसी, एक तो नौजवान है, और दूसरा है क्या कि बोलने में भी और इसमें भी वो उस तरह से बदजुबान भी नहीं है। तो एक अच्छी, एक मतलब एक स्टेबल लीडरशिप की छवि बनाई है। तो लोग जब ऑप्ट करना होगा, ये दो लीडर रहेंगे। अभी का जो सिनेरियो है कि एनडीए कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार रहे, मतलब रह जाए, अगर रहेंगे तो वही लीडर होंगे। अभी बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसने बहुत सारे लीडर्स पे दाव लगाए विद इन द बीजेपी। सम्राट चौधरी तो अभी नए हैं, इसके पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों पे दाव लगाए, और जो ओरिजिनल लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया। जैसे कि सुशील दुबे थे, सुशील कुमार दुबे जो है उनके एक ओरिजिनल पुराने नेता थे, जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी थी अपनी, उसको उन्होंने सुशील कुमार मोदी, दुबे कह रहा हूँ, सुशील कुमार मोदी, तो वो जो है उनको उन्होंने बैठा दिया। अश्वनी चौबे हार्ड ब्रांड है, उनके मुकाबले नहीं है, थे सुशील मोदी के मुकाबले, लेकिन उनका भी एक पुराना एक रिकॉर्ड था, कंसिस्टेंटली बीजेपी में रहना, एबीवीपी से आए, आरएसएस का आदमी थे। वो सब जो लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिए, और नए लीडरशिप की कोशिश की अमित शाह और मोदी ने लाने की, और कोशिश थी कि पिछड़ों में आए। लेकिन सम्राट चौधरी, वो हमको लग रहा है कि जब तेजस्वी उनको अध्यक्ष पद भी दिया, उप मुख्यमंत्री भी है, ये सब के बाद भी वो उनमें उनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी स्थिति तेजस्वी की है। तो लोगों को ऑप्ट करना होगा लीडरशिप में, तो निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, ये जो छोटे दल जिसको आप बोलते हैं, वो तेजस्वी को प्रेफर करेंगे, आरजेडी महागठबंधन को। तो महागठबंधन को उसमें एज है। दूसरा है क्या कि नेशनल लेवल पे एक लीडरशिप दे दी है राहुल गांधी ने, तो अगर तेजस्वी स्टेट में और सेंटर में ये क्या कहते हैं राहुल गांधी, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। दूसरा है क्या कि इस सरकार को डिफेंड करने के लिए जीतन राम मांझी हो या जो भी दलित नेता हैं, या छोटी पार्टियां जो भी है, वीआईपी पार्टी या इस तरह की पार्टी, उनके लोग जो है, उनके लिए इनको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि इनके पक्ष में लड़ने के लिए। तो इसीलिए वो छोटे दल जो है वो ताकत के हिसाब से आएंगे। ये जो सीट का है ना,
वो तो 40, 30, 20, 50 मांगेंगे और वो उसको एडजस्ट करना है। यहाँ एक चीज महागठबंधन में और है कि महागठबंधन एक इंटीग्रेटेड आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जेडीयू है, अब उसको सेकुलर भी बने रहना है और बीजेपी के साथ भी रहना है। पशुपति ये क्या कहते हैं, चिराग पासवान है, दलित पॉलिटिक्स भी करनी है, सेकुलर पॉलिटिक्स भी करनी है और बीजेपी के साथ भी रहना है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है वो आपको सिर्फ बीजेपी छोड़ के, बीजेपी को आइडियोलॉजिकली स्वीकार करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर एक आएंगे बाद में, लेकिन अभी कोई पार्टी नहीं है। ये मतलब नॉट ए सिंगल पार्टी। महागठबंधन के साथ ये है, क्या कहते हैं, एडवांटेज कि वो तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो या लेफ्ट हो, जो ब्रॉड पॉलिटिक्स है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, न उनका कोई कंट्राडिक्शन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका पक्का है कि कॉर्पोरेट है, उनका ये पक्का है कि वो एंटी कम्युनलिज्म है, उनका पक्का है कि वो सोशल जस्टिस के पक्ष में है। ये सारी पार्टियां इकट्ठा है और जो पार्टियां जेडीयू समेत जो पार्टी है वो उनके आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करती है। तो जब लोग देखेंगे, मतलब जो उनका वर्कर्स है, उनको 2 मिनट लगेगा इधर सुधर जाने में। बीजेपी का वर्कर इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन जेडीयू का, चिराग पासवान का, वो अपने ऑप्शंस देख रहा होगा कि बेहतर ऑप्शन, बेहतर पार्टी कौन है जहां हम आइडियोलॉजिकली भी एडजस्ट कर सके, अपने मुद्दे उठा सके। तो इसलिए महागठबंधन। अच्छा, दूसरा एक और ध्यान रखिए आप, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के बाद का फॉर्मेशन नहीं है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन के बाद का फॉर्मेशन है। वो फॉर्मेशन फॉर्मिडेबल है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और जो उनको आइडियोलॉजिकल ये क्लैरिटी चाहिए थी वो उन्होंने पहले ही, इंडिया गठबंधन के पहले ही बना चुके थे। वो मायावती और इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं, उन्होंने पहले ही तय किया था कि महागठबंधन बनाएंगे जो एंटी कम्युनलिज्म, एंटी आरएसएस, बीजेपी, प्रो पुअर और सोशल जस्टिस के प्लैंक पर लड़ेगी गरीबों के लिए। तो ये जो आइडियोलॉजिकल जो कंसोलिडेशन है वो ऑलरेडी है, ये कंसोलिडेशन एनडीए में नहीं है। तो एडवांटेज गठबंधन के साथ है। चूक जो है ना उसका भी ध्यान रखना चाहिए। चूक 2-3 करते रहे हैं वो, जैसे लालू जी ने पिछले बार मनमाने ढंग से टिकट बांट दिए लोकसभा इलेक्शंस में, और बहुत गलत टिकट बांटे। सब लोग मानता है कि उन्होंने अपने भी जो अपने टिकट बांटे वो सारे गलत टिकट थे। उन्होंने ठीक से उनको जब कोई लीड करना था तेजस्वी को, महागठबंधन को, उन्होंने आरजेडी को लीड करने की कोशिश की। तो इसकी चूक का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन ये चूक, और यही चूक उन्होंने नहीं की थी विधानसभा के चुनाव में, तो ग्रैंड जीत की थी। तो इसीलिए इस चूक को उनको मैं देख रहा हूं क्या कि मेरा मानना था कि राहुल गांधी का वेलकम नहीं कर सकती है आरजेडी, करेगा। और आरजेडी हो सकता है कि उसको लगे क्या कि हमारे ही क्षेत्र में जो है सो कांग्रेस प्रसार की कोशिश कर रही है, लेकिन रियलाइज किया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल में ही है राहुल गांधी। ये तेजस्वी ने, जब ये बहुत बड़ा इवेंट है पॉलिटिकली कि तेजस्वी ने उनका वेलकम किया अपनी पार्टी मीटिंग छोड़ करके, ये पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे ये हुआ कि आरजेडी उनको एक थ्रेट के रूप में नहीं देख रही है। जो हम लोग समझ रहे थे कि सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के आने से, चाहे अखिलेश हो या तेजस्वी हो या जो भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उनको एक थ्रेट मानने लगी है कांग्रेस को। वो थ्रेट अगर उसको नहीं मान रहे हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये उसमें दिखाता है कि तेजस्वी ने ये ओवरकम किया है। दूसरा एक लास्ट पॉइंट आपको बोलता हूं कि तेजस्वी, ये जो आरजेडी का है, एक लिमिटेशन था जिसकी वजह से नीतीश कुमार टिक गए। जेडीयू का फॉर्मेशन ही जो है आरजेडी की पॉलिटिक्स की लिमिटेशंस, पॉलिटिकल लिमिटेशंस की वजह से हुआ, क्योंकि कुर्मी है या दूसरे जो जातियां हैं, जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम फॉर्मेशन ये थे, कास्ट, ये उसको उन्होंने एड्रेस, वो उनसे दूर छिटक गए, और जिसको कि उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसमें गनीमत ये है कि जेडीयू के रहने से ये हुआ कि बीजेपी उसको ग्रैब नहीं कर पाई, जो यूपी में हो गया। तो वो जो है यहाँ नहीं हुआ। जेडीयू ने एक तरह से कहिए कि कम से कम थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव भी काम किया कि जो स्पेस था उसमें वो आ करके कम से कम उसने उसको बीजेपी को ग्रैब नहीं करने दिया। बीजेपी के साथ रहे वो
उनसे बहुत फायदा हुआ, आरएसएस को भी फायदा हुआ, बीजेपी को भी फायदा हुआ, लेकिन ये भी हुआ। तो वो जो है ना, वो लिमिटेशन, आरजेडी का लिमिटेशन को कम कर सकते हैं राहुल गांधी, जब वो जो फोर्स है, जो फोर्स आरजेडी में जाने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप की इशू की वजह से और बहुत वजह से, उसको वो इधर ला कांग्रेस में। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जो राहुल गांधी का पूरा एक हम ये देख रहे हैं कि अलायंस को लेकर जो उनका रवैया रहा है, वो भी इस तरह का है कि वो किसी भी पार्टी को असहज नहीं करता है। जो अकोमोडेट करने का उनका पूरा रवैया रहा है, और एक बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन फिर भी अकोमोडेट करने का पूरा जो है, उससे भी कह सकते हैं कि जो असहज होते हुए दूसरे दल उनके साथ नहीं नजर आते हैं। और राहुल को भी ये पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में अभी कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और आरजेडी वहां पर मजबूत है, तो बिना एक दूसरे के इन दोनों का काम नहीं चल सकता, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और आज का ये घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, केपी मलिक जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।